join. तो आज हम शुरू करेंगे हिंदू लॉ। जैसे हमारा फैमिली लॉ एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर दो लॉ आते हैं फैमिली लॉ के अंदर, मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ। हिंदू लॉ हमारे पास अभी है BLLB 5th सेमेस्टर के अंदर, और जो हमारा मुस्लिम लॉ है वो हमारा 6th सेमेस्टर में आ जाएगा। तो ये दोनों ही लॉ हमें पढ़ने पड़ते हैं, तब हमारा फैमिली लॉ कंप्लीट होता है। तो फैमिली लॉ के दो पार्ट हैं, एक पहला पार्ट हमारा हिंदू लॉ और दूसरा पार्ट हमारा मुस्लिम लॉ। ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछ लेता हूँ कि आपका जो हिंदू लॉ है उसके लिए आपने कितनी अभी तक पढ़ाई कर ली है या पढ़ाई करना भी बाकी है? कुछ थोड़ा बहुत जो आपने पढ़ा हो हिंदू लॉ के बारे में। कुछ पढ़ा है कि नहीं? किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक हिंदू लॉ में? तो देखो, अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब समय ज़्यादा आपके पास है नहीं। अब भी नहीं पढ़ेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा पढ़ने में। चलिए अब हम हिंदू लॉ को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो बेसिक क्वेश्चन है हिंदू लॉ का उसको शुरू करते हैं कि अगर हम हिंदू लॉ की बात करें तो हर लॉ का एक सोर्स होता है। तो हिंदू लॉ का क्या सोर्स है, मतलब हिंदू लॉ निकला कहाँ से है या किस सोर्स से हिंदू लॉ पैदा हुआ है, इसका बर्थ ओरिजिन क्या है, इसका जन्म का क्या कहते हैं, जन्म का सूत्र क्या है। तो स्रोत कौन से हैं इसके, ये बताना है आपको। तो बताइए हिंदू लॉ के क्या सूत्र हैं? The Shrutis, Smritis, हम्म श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज और or कस्टम। judicial कस्टम्स। modern legislation. हाँ, प्रेसिडेंट। तो ये सारे हमारे सोर्सेज हैं। देखो, अगर हम सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास दो तरह के सोर्स हैं, एशियंट सोर्स और मॉडर्न सोर्स। अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करें तो हमारा हिंदू धर्म कई हजारों वर्षों लाखों वर्षों पहले पैदा हुआ था और आज तक चल रहा है। हिंदू धर्म के बारे में जनरली ये कहता है कि हिंदू जो है कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है। जो हिंदू सभ्यता के लोग थे, जो हिंदू घाटी के आसपास जो लोग रहते थे, उनको हिंदू सभ्यता के लोग कहा गया और उनको हिंदू बोल दिया गया। तो हिंदू इंडो वैलीज के आसपास, ठीक है, जो रहने वाले लोग थे वहाँ से ये वर्ड निकल के आया हिंदू। तो हिंदू अपने आप में कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे धर्म का रूप लेता गया, रिलीजन का। और कैसे लेता गया कि यहाँ पे जो ऋषि मुनि आए, जो सन्यासी आए, जो महान इनके प्रवचक हुए, जो प्रवचन देते हैं उस तरह के लोग, उन्होंने जो चीज़ें बोली उन सब चीज़ों से हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई और उन्होंने जिन देवी देवताओं के बारे में बताया उनको ये पूजने लगे। तो इस तरह से हिंदू का जन्म हुआ और हिंदू संस्कृति आगे बढ़ी। अब अगर हम बात करें कि हमारे हिंदू संस्कृति के स्रोत क्या है, यानी कि हिंदू लॉ के सोर्स क्या है, हिंदू संस्कृति मतलब हिंदू लॉ, तो सबसे पहला है श्रुति। श्रुति मतलब जो हमारे बड़े बूढ़े ऋषि मुनियों ने जो कहा और जितना हमें याद रहा वो श्रुति, ने जो कहा वो श्रुति है। क्योंकि पहले क्या होता था ना, किताबें नहीं होती थी, रिटर्न फॉर्म में कुछ भी नहीं होता था। सिर्फ जो लोग अपने बड़ों से सुनते थे वो अपने आगे आने वालों को बता देते थे, वही श्रुति कहलाती थी। इसे श्रुति कहते हैं, सुनी हुई बातें। फिर आता है स्मृति। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पूर्वज ने यानी कि मेरे दादाजी ने मुझे 10 बातों का ज्ञान दिया, लेकिन जब मैं अपनी एज में आया और मैं खुद दादा बना तो मैंने अपने पोते को जब बातें बताई तो मैं 10 तो नहीं याद रख पाया, लेकिन 10 में से मुझे 8 या 7 बातें याद थी, वो मैंने आगे डिलीवर कर दी। तो उसे कहते हैं स्मृति। श्रुति जो तो आपने सुना, उसमें जितना याद रहा वो स्मृति। तो स्मृति हो गया, क्योंकि पहले किताबें नहीं होती थी, लिखने के लिए कुछ भी नहीं होता था। अब तो लिख लेते हैं तो हर चीज़ जो है वो सॉलिड हो जाती है और हमेशा के लिए पक्की हो जाती है। लेकिन पहले पक्का करने वाला सिस्टम नहीं होता था, सिर्फ सुनना, उसको याद रखना पड़ता था और आगे वो श्लोक ट्रांसफ़र होते थे। तो स्मृति हुआ जो आपको याद रहा, जो आपके स्मृति में रहा। फिर आता है डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। डाइजेस्ट मतलब जो पुरानी धर्म ग्रंथ हैं, जैसे हमारे 4 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ठीक है, एक वेद मैं भूल गया शायद, ये चारों वेद है हमारे। इसके अलावा जो हमारी कमेंट्रीज है, जैसे नारद पुराण, उसमें नारद जी की कही हुई बातें हैं। विष्णु पुराण, विष्णु की कही गई बातें हैं। शिव पुराण, शिव जी की कही गई बातें हैं। ये कमेंट्रीज हैं। इन कमेंट्री से भी हिंदू धर्म के बारे में पता लगता है। फिर जो हमारे कस्टम्स है, रिचुअल्स है, जैसे हमारे पूर्वज दिवाली के टाइम पे लक्ष्मी पूजा करते थे, हम भी कर रहे हैं। हमारे पूर्वज बड़े बूढ़ों की पूजा करते हैं, हम भी कर रहे हैं।
दही देवताओं को भोग लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं। तो ये कस्टम्स है, इससे भी हिंदू संस्कृति तैयार होती है, इससे भी हिंदू लॉ बन जाता है। अब ये हो गए हमारे सारे ट्रेडिशनल सोर्स, एशियन सोर्स। अब आ गए मॉडर्न सोर्स। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो आज हिंदू लॉ एक कॉडिफाइड लॉ है या नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? सर है। हिंदू लॉ एक कॉडिफाइड लॉ है, लेकिन हर चीज़ के लिए नहीं है। अभी भी ये उसी के ऊपर चल रहा है, तो ये कॉडिफाइड है, इसको कह सकते हो आप। तो कॉडिफाइड लॉ है, तो उसमें कुछ ना कुछ डिसीजन आया होगा, किसी जज ने कोई डिसीजन दे दिया होगा, उसको आगे फ्यूचर केसेस में हम एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट यूज़ कर सकते हैं। तो जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस, इसका मतलब है सबको एक जैसा न्याय मिलना चाहिए, ठीक है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। उसके अलावा लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी ने लॉ बनाया उसे लेजिस्लेशन कहते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट, ये हमारे दो कॉडिफाइड लॉ है। हिंदू लॉ अपने आप में कोई कॉडिफाइड नहीं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट एक कॉडिफाइड लॉ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट एक कॉडिफाइड लॉ है, ये कॉडिफाइड लॉ है। तो ये हमने पढ़ लिया कि इसके सोर्सेज क्या क्या। ये सोर्सेज आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ सकते हैं, 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं आपको, ये आपको जो है 10 मार्क्स में भी आ सकते हैं आपको, ये आपको 20 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तो आपको उतने ही सोर्स आपको याद कर, कम से कम आपको 8 से 10 सोर्स याद कर लेने, और उनको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। अगर हम वेरियस स्कूल ऑफ हिंदू लॉ की बात करें तो हिंदू लॉ में दो स्कूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मिताक्षरा, एक दयाभागा। तो मिताक्षरा और दयाभागा स्कूल में क्या फ़र्क है, कौन बताएगा? बता, मिताक्षरा और दयाभागा में क्या फ़र्क है? प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन का ही फ़र्क है बेसिकली, बाकी बहुत बड़ा फ़र्क नहीं। तो क्या फ़र्क है बताओ, और किसी को पता है तो? सर मिताक्षरा में जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज होती है और दया भागा में इंडिविजुअल ओनरशिप होती है प्रॉपर्टीज की। हम्म, तो प्रॉपर्टी का राइट देखो, मिताक्षरा और दयाभागा, एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, मान लो एक बच्चा अपनी माँ के पेट में है और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो क्या उस बच्चे के नाम से हिस्सा बटेगा? अगर बटेगा तो कौन से में बटेगा, मिताक्षरा या दयाभागा? मिताक्षरा। मिताक्षरा। मिताक्षरा में अनबॉर्न चाइल्ड का भी हिस्सा होता है, लेकिन अगर वो अस्तित्व में है तब, मतलब वो देखो पेट में है लेकिन जिंदा तो है, आगे आने वाला है, तो उसका हिस्सा रहता है। और दयाभागा में क्या होता है? सर वो इंडिविजुअल ओनरशिप होती है, वो वहाँ पे शेयर उस पिताजी की हिसाब से होता संपत्ति, है हाँ, वहाँ कि पे ये होता है। क्या काम कर रहा है, कितना उसका हिस्सा है, हम्म, कंट्रीब्यूशन है काम का। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो मिताक्षरा स्कूल ये कहता है कि जो दादा की संपत्ति है, तो दादा के जितने भी बच्चे हैं उन सबको संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, पोते बेटे पड़पोते सबको, और बराबर राइट मिलेगा। ठीक है, बराबर राइट मिल रहा है। मान लो कि टोटल मिला के 16 लोग हैं प्रॉपर्टी में, दादा पोते सब मिला के 16 लोग हैं, तो 16 हिस्से होंगे उस प्रॉपर्टी के इक्वल शेयर में। यह है मिताक्षरा। और इसके उल्टा दया भागी की बात करें तो एक दादा के 4 बेटे हैं, 4 बेटे के दो दो बेटे और हैं। तो यहाँ पे जो दो दो बेटे और हैं उनको पहले दादा की संपत्ति के केवल 4 हिस्से होंगे, और उन 4 हिस्सों में जो पिताजी के जितने बच्चे हैं उनमें फिर हिस्से होंगे। तो ये दया भागा है। दया भागा में अनबॉर्न चाइल्ड को हिस्सा नहीं मिलता है, ठीक है, इसमें केवल जो अस्तित्व में है, जिंदा है, उसी को हिस्सा मिलता है। तो मिताक्षरा दया भागा में आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन द मिताक्षरा एंड दया भागा। तो इसको अच्छी तरह से कर लेना, ये दोनों ही स्कूल में इंपॉर्टेंट स्कूल यही है। अब हमारा देश में कॉडिफाइड लॉ है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, 1955 में भीमराव अंबेडकर के इंटरफेरेंस के बाद ये लॉ पास हुआ था, ठीक है, जब उन्होंने सरकार से कानून मंत्री थे इस्तीफा दे दिया था हिंदू कॉडिफाइड लॉ लाने के लिए। तो उसमें हिंदू मैरिज एक्ट भी एक एक्ट था जो लेके आए थे। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 5 जो शादी को डिफाइन करता है, तो एक शादी कब वाइड मैरिज होती है और कब वाइडेबल हो जाती है या वाइड हो जाती है। देखो, एक शादी का वैलिड मैरिज है, वैलिड मतलब वैध है, और वर्ड मतलब अवैध है। तो दो तरह के वर्ड होते हैं, अवैध दो तरह की होती है, एक जो शुरू से अवैध है और एक जो आगे चल के अवैध हो जाती है। तो इन सब शादियों में क्या फर्क है बताइए? पहले तो वैलिड मैरिज किसे कहते हैं हिंदू मैरिज में, ये बताइए। ये तो हमारे घर परिवार में हम देखते हैं। दोनों हिंदू होने आवाज़ आपकी बहुत कम आ रही है। हिंदू होने चाहिए, उनकी हाँ, कंसेंट होनी चाहिए, ब्राइड हमारी 18 ईयर्स अबव होनी चाहिए, ग्रूम 21 ईयर्स अबव होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, नो ब्लड रिलेशनशिप होना चाहिए,
हम्म देखो, अगर आपको हिंदू मैरिज एक्ट पे वैलिड मैरिज पे लिखना है तो आप अपने घर में किसी भी शादी को जस्टिफाई कर सकते हो, यहाँ पर बता सकते हो उसको, थोड़ा सा सोचोगे तो। सबसे पहले दोनों लोग हिंदू होने चाहिए जो शादी करने जा रहे हैं, लड़का भी लड़की भी। अगर एक भी कोई दूसरी कास्ट का है तो वो हिंदू मैरिज नहीं कहलाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका आपने शादी में देखा होगा, जब हम शादी करते हैं लड़का या लड़की की, तो चार गोते नाते बचाने की कोशिश करते हैं ना दोनों साइड से, तो वो इसमें लिख देना आप। फिर ब्लड रिलेशन में कभी शादी नहीं हो सकती, हिंदुओं मुस्लिमों में हो जाती है, लेकिन हिंदुओं में ब्लड रिलेशन में शादी नहीं हो सकती। तो प्रोहिबिटेड और ब्लड रिलेशन ये आ जाएगा आपका, खून के रिश्तों को यहाँ पे प्रोहिबिशन किया जाता है, उसमें शादी अलाउड नहीं होती। फिर आपने ये भी देखा होगा कि शादी के टाइम पे 7 फेरे होना, संस्कार होना ये ज़रूरी होता है, तभी वैलिड हिंदू मैरिज कहलाती है। तो ये भी इसके अंदर लिखा जाएगा। तीसरा, जो शादी करने वाले दोनों, चौथा जो दोनों हैं वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए उनकी। मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती उनसे शादी करवा रहे हैं, जैसे पिताजी ने बहुत प्रेशर डाल के लड़की से शादी करवा रहे हैं, तो वो वैलिड मैरिज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फ्री कंसेंट नहीं है। तो फ्री कंसेंट होनी चाहिए दोनों की, लड़के की भी और लड़के की भी। और पांचवा या छठा पॉइंट ये हो गया कि दोनों जो है लीगल एज अटेंड कर चुके हों। तो कानूनी उम्र कितनी है शादी करने की? लड़का 21 साल और लड़की 18 साल, ये कानूनी उम्र है शादी करने की। ये सब चीज़ें अगर है तो एक शादी क्या हो जाएगी, वो वैलिड मैरिज कहलाएगी, कानूनी रूप से वैध। अगर मान लो अभी एग्जाम में आपको से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले कि भाई एक शादी के अंदर ना सब कुछ वैलिड था लेकिन सिर्फ फेरे नहीं हुए, उन्होंने सिर्फ मंदिर में जाके एक दूसरे से शादी कर ली लेकिन फेरे नहीं किए, तो क्या बिना 7 फेरे के हिंदू मैरिज वैलिड हो सकती है? नो नो सर। सर। तो हिंदू मैरिज बिना 7 फेरे वैलिड नहीं हो सकती, ये हिंदू संस्कृति का नियम है और ये हिंदू मैरिज एक्ट में भी लिखा हुआ है। अब मैंने आपसे बोला था अवैध होने के 2 तरीके हैं, एक जो शुरू से अवैध है और एक जो बाद में जाके अवैध हो जाती है, मतलब एक वॉइड है और एक वॉइडेबल है। तो वॉइड मैरिज क्या होती है ये बताया, जो शुरू से वॉइड है, जब शादी हो रही थी तब से ही वॉइड है, वो कौन सी शादी है? जो वो लीगल इलीगल रिलेशन में हुई है। हाँ, जो ब्लड रिलेशन में हो गई वो हो सकती है, ठीक है। लैक और ऑफ एज को डिफाइन नहीं किया, जहाँ बच्चे दोनों की एज कम है वो। नहीं नहीं, एज को तो चलो वो तो दिखेगा ना शादी के टाइम पे, वो नहीं, वो पॉइंट मत लिखना। वैसे वो भी हो सकता है पॉइंट कि अगर लीगल एज अटेंड नहीं किया और शादी कर ली, जैसे बच्चों की शादी राजस्थान में करा देते हैं, वो वैलिड मैरिज नहीं होगी, वो वाइल्ड मैरिज होगी, वो ठीक है। लेकिन चलो उस पॉइंट को अभी छोड़ो और दूसरा पॉइंट बताओ। सर प्रीवियस मैरिज। हाँ, मान लो कि एक ने छुपा लिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हस्बैंड या वाइफ दोनों पहले से शादीशुदा थे लेकिन उसने हाइड किया अपनी इस पोजीशन को, बताया नहीं, दूसरी शादी कर ली, बताया नहीं मेरी पहले से एक बीवी है जो गाँव में, शहर में आया नौकरी करने, कुछ साल यहाँ रहते रहा, फिर किसी से प्यार हो गया, शादी कर ली, उसको बताया नहीं गांव में एक बीवी पहले से ही है। कभी कभी गांव चला जाता था, लेकिन जब भी ये राज डिस्क्लोज होगा तो शादी उस दिन से वॉइड नहीं होगी, शादी शुरू से वॉइड कहलाएगी। समझ गए इस बात को? जी। इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है कि 4 साल बाद राज खुल रहा है जब तक एक बच्चा भी पैदा हो गया, लेकिन शादी वो 4 साल बाद वॉइड नहीं हो रही, शादी जब हुई थी तब से वॉइड कहलाएगी। रीजन बाद में भी लिखा, लेकिन वर्ड कब से? वर्ड एबनिशियो, वर्ड एबनिशियो पढ़ा था ना हमने कॉन्ट्रैक्ट में, शुरू से शून्य, स्टार्टिंग से शून्य हो जाएगी शादी, अवैध हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी, वर्ड हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि शादीशुदा होते हुए भी अगर वो पॉलीगेमियस कर रहा है, मतलब एक से ज़्यादा औरतों से संबंध है उसके, कुछ और है, तो वो इनवैलिड हो जाएगी, मैरिज वाइड हो जाएगी। इसके अलावा अब बाद में डिस्क्लोज हो जाता है कि लड़की हिंदू नहीं थी, लड़का हिंदू नहीं था, मुस्लिम था, नाम बदल के, रिलीजन बदल के शादी कर ली, तो भी ये वाइड हो जाएगी, वाइड एबनिशियो हो जाएगी। अब वाइडेबल मैरिज क्या होती है? जब शादी हुई थी तब वो वैलिड थी, लेकिन बाद में किसी वजह से वो वाइडेबल हो गई, तो ऐसी कौन सी शादी होती है? सर हिडन फैक्ट। नहीं, हिडन फैक्ट में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कौन सा हिडन फैक्ट ये बताना पड़ेगा ना आपको। एक हिडन फैक्ट तो मैंने बता दिया, कोई किसी को डिसीज हो उसके बारे में। कम्युनिकेबल डिसीज, यस सर। लेकिन उससे तो शादी तोड़ सकते हैं, लेकिन वॉइडेबल नहीं होती। वॉइडेबल अलग चीज़ है, वॉइडेबल मतलब अवैध हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, जब शादी हो रही थी तो एक दुल्हन ने या दूल्हे ने ये बताया नहीं कि वो मेंटली इल है, उसको दौरे पड़ते हैं, या वो अनसाउंड है, पागल है,
बाद में जब शादी हो गई और राज खुला, ये मतलब जब उसको दौरे पड़े, पहले वो छुपाता रहा, दौरा पड़ा तो उस डेट से उसकी शादी वाइडेबल हो जाती है। मेंटल हेल्थ कंडीशन की वजह से जो शादी टूटती हैं वो वाइडेबल मैरिज कहलाएंगी। और चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज तो वो शुरू से ही वाइड है, वाइड एब इनिशियो स्टार्टिंग से। इम्पोर्टेंस हो सकता है ना। मान लो, बताया गया। हाँ मान लो कि लड़की की मर्जी जबरदस्ती ली गई शादी के लिए, वो मना कर रही थी लेकिन फिर भी पेरेंट्स ने प्रेशर डालकर उसकी शादी करा दी, और जब ये बात खुलेगी या वो रहना नहीं चाहेगी अपने हस्बैंड के साथ जिस डेट से, क्योंकि वो पहले से रिफ्यूज़ कर रही है और फिर बाद में उसकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो पाई, तो उस शादी को क्या कहेंगे, वॉइडेबल मैरिज कहेंगे। जहाँ पे कंसर्न जो है वो कॉर्जन षड्यंत्र से या फोर्सफुली ली गई हो, अनड्यू सप्रेशन से उसकी शादी की रजामंदी आई हो, या फिर ये मान लो कि बाद में ऐसी कोई चीज़ खुलकर आ जाए जैसे एड्स हो या किसी और तरह की कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो हस्बैंड वाइफ को, या हस्बैंड या वाइफ जो है रिलेशन बनाने में कैपेबल ना हो, मतलब हस्बैंड के अंदर इनकैपेबिलिटी हो, ठीक है, वो थर्ड जेंडर हो, वो संबंध कर ही नहीं सकता, वाइफ से बना ही नहीं सकता, और ये बाद में राज खुलता है तो वो मैरिज जो है वाइडेबल मैरिज कहलाती है। तो वाइड और वाइडेबल में डिफरेंस लिखने के भी आ सकता है आपको एग्जाम में, इसलिए इसको दोनों तरीके से तैयार करना। वाइड वाइडेबल की डेफिनेशन देखो, या तो क्वेश्चन आएगा 20 में वैलिड वाइड और वाइडेबल तीनों लिखने के लिए, या ये आएगा 10 नंबर में कि वाइड और वाइडेबल में क्या डिफरेंस है ये बताओ। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि 2 शादी बताई, नहीं 3 शादी बताई, तो वैलिड मैरिज से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जायज़ होगा या नाजायज़ होगा? वो जायज है। सर वो जायज होएगा। जायज़ होगा, मतलब लेजिटिमेट बच्चा होगा। लेकिन अगर कोई शादी वॉइड हो गई, अब देखो फ़र्क समझ लेना फिर बोलना, वॉइड वॉइड मतलब वॉइड एब इनिशियो, उससे कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा जायज़ होगा या नाजायज़ होगा? सर एक बंदे नाजायज ने होएगा। एक बंदे ने छुपा लिया कि उसकी एक पहले से बीवी है, उसने शहर में दूसरी शादी कर ली, 4 साल बाद एक बच्चा पैदा हो गया, तभी ये राज खुला कि उसकी पहले से एक बीवी है, तो वो शादी तो वाइड हो गई, वाइड एब इनिशियो हो गई, मतलब शुरू से सुन्नती शादी पहले दिन से बेकार थी, क्योंकि वो शादी कर ही नहीं सकता था, हिंदू में एक ही शादी अलाउड है। लेकिन जो बच्चा है वो जायज़ है या नाजायज़ है? लेजिटिमेट है बच्चा वो लेजिटिमेट बच्चा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बन रहा था तो वाइफ ये समझ के रिलेशन बना रही थी ये मेरा हस्बैंड है, बच्चा भी यही समझ के पैदा किया था ये मेरे हस्बैंड का बच्चा है, ये थोड़ा ना समझ रहे थे कि ये नाजायज़ रिश्ते बना रहे हैं एक दूसरे से, तो इसलिए वो बच्चा लेजिटिमेट है। ये आपको पूछेगा टेक्निकली एग्जाम में, लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड अंडर द वाइड एंड वाइडेबल मैरिज, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको ये टेक्निकल पॉइंट याद रखना पड़ेगा। अब वाइडेबल मैरिज में आ जाओ, जो शादी बाद में इनवैलिड हो जाती है, अगर वहाँ कोई बच्चा है तो वो बच्चा वैध कहलाएगा या वैध, लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट? तो लेजिटिमेट ही होगी। तो हमारे यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट में एक सेक्शन 16 है जो कहता है कि माँ बाप की गलती के लिए बच्चे को दोष नहीं देना, तो बच्चा हमेशा से वैलिड ही होता है, मतलब वो लेजिटिमेट ही होता है, वैध ही रहता है, बच्चा कभी अवैध होता ही नहीं है। ये हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 16 कहता है, ठीक है। और सेक्शन 11 वाइड मैरिजेस के जो बच्चा पैदा होता है उसको कहता है, और सेक्शन 12 वाइडेबल मैरिज से पैदा होने वाले बच्चे की डेफिनेशन देता है, लेकिन तीनों ही कंडीशन में ये लेजिटिमेसी कहता है, बच्चा लेजिटिमेट है। अब प्रॉपर्टी में जो हिस्से की अगर हम बात करें, देखो सक्सेशन एक्ट भी इससे जोड़ के बताता हूँ, आगे वो भी आएगा। एक वैलिड मैरिज थी, उसमें बच्चा पैदा हुआ लड़का, उसको पिता की प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा मिलेगा, और या दादा की भी मिल, मतलब 2 प्रॉपर्टी, एक दादा की एक पिताजी की है, तो जो बच्चा वैलिड मैरिज से पैदा हुआ वो दादा की प्रॉपर्टी लेगा या पिताजी की लेगा या दोनों की ले लेगा? अरे आप और हम सब वैलिड ही तो हैं, तो जायज़ बच्चे हैं तो हम अपने दादा की प्रॉपर्टी लेते हैं, पिताजी की लेते हैं या दोनों की ले लेते हैं? दोनों की ले लेते हैं ना, सिंपल आंसर। मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को प्रॉपर्टी दी, तो मेरे पिताजी ने अपनी मेहनत से एक प्रॉपर्टी बना ली, तो जब मेरे पिताजी की डेथ होगी तो दोनों प्रॉपर्टी तो मुझे ही मिलेंगी ना, जितने बच्चे होंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो ये वैलिड मैरिज है। अब आ जाओ वॉइड मैरिज में, जो वॉइड एब इनिशियो है, पिताजी की प्रॉपर्टी और बच्चा लेजिटिमेट, मतलब लेकिन शादी टूट रही है,
वो बच्चा किसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेगा, दादा की, पिताजी की, या दोनों की? सर फादर की। ओनली पिताजी की लेगा, क्योंकि उसका उस फैमिली से रिश्ता नहीं है, लेकिन बच्चा जायज़ है, उसकी फैमिली से रिश्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इनवैलिड मैरिज से पैदा हुआ है, जो वाइड मैरिज है उससे पैदा हुआ है, इसलिए उसका रिश्ता फैमिली से नहीं है, पिताजी से है। वो वाइडेबल मैरिज में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो किसकी प्रॉपर्टी लेगा, दादा की या पिताजी की? वो भी पिताजी की लेगा। वाइड और वाइडेबल दोनों में एक जैसा ही रूल है, क्योंकि दोनों शादी आगे जाके इनवैलिड हो रही है इस वजह से। अब हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो डाइवोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाइवोर्स का। डाइवोर्स आपको एग्जाम में जरूर आएगा, एक क्वेश्चन हर बार इसका आता ही आता है, ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स पूछेगा ही पूछेगा आपसे। तो तलाक को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया, अगर किसी को पता है तो बताओ। सर सेक्शन 13। सेक्शन 13। ओके। अगर हम डाइवोर्स की बात करें तो डाइवोर्स को क्या बताया गया, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बताया गया, कि कोर्ट के हिसाब से जो है मैरिज डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि अब उनका कोई रिश्ता नहीं रहेगा फ्यूचर में, और जो भी चीज़ है उनके जो डिस्प्यूट है वो सब सेटल कर देगी कोर्ट उसी हिसाब से। अगर हम ग्राउंड्स बोलें, डाइवोर्स किस किस आधार पे लिया जाता है, तो किस किस आधार पे अलाउड है डाइवोर्स लेना? एडल्ट्री, एडल्ट्री पहला ग्राउंड है, एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब ये है कि हस्बैंड या वाइफ अगर ये अपने पति या पत्नी को छोड़ के किसी और से शारीरिक संबंध बना रहे हो, सेक्सुअल रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, तो वो एडल्ट्री है। एडल्ट्री के ग्राउंड पे तलाक लिया जा सकता है। अच्छा, एडल्ट्री के ग्राउंड पे तलाक लेने चले गए तो क्या क्या प्रूफ देने पड़ेंगे, एविडेंस क्या क्या देने पड़ेंगे? सिंपल है ना, एडल्ट्री को प्रूफ करना पड़ेगा ना, जिस पे एक्स्ट्रा वाइफ जा रही है कोर्ट, तो हस्बैंड का किससे रिश्ता है उसके सबूत देने पड़ेंगे ना कोर्ट, जब भी तो मानेगी ना कोर्ट में बोलने से हो जाएगा। तो आपको प्रूफ देने पड़ेंगे उसके एडल्ट्री के, जिसके साथ वो सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड है, वॉलेंट्री या अनवॉलेंट्री, वो चीज़ आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर उसने घर में ही कोई औरत ला के रख रखी है तो उसके प्रूफ, सबूत, वीडियो या फोटोज या सर्कमटेंशियल एविडेंस, कोई गवाह, ये सब उसको देना पड़ेगा, तभी कोर्ट मानेगी, ऐसे बोलने से नहीं मानेगी। फिर आगे अगला ग्राउंड क्रुएलिटी। क्रुएलिटी के ग्राउंड पर भी तलाक मिल सकता है। तो क्रुएलिटी का अगर हम ग्राउंड बोलें तो क्रुएलिटी किसकी, हस्बैंड की या हस्बैंड के घर वालों की? दोनों की। दोनों की क्रुएलिटी को इसमें शामिल किया गया। अब क्रुएलिटी की डेफिनेशन क्या है, कौन सी क्रुएलिटी, फिजिकल या मेंटल? दोनों क्रुएल्टी हो सकती है। दोनों क्रुएलिटी। देखो, मार पिटाई करना ही अत्याचार नहीं है, शारीरिक रूप से मार पिटाई करना अत्याचार नहीं है, साथ साथ मेंटली, मानसिक रूप से प्रताड़ना देना भी अत्याचार ही कहलाता है। ये आपको समझना पड़ेगा, दोनों ही क्रुएलिटी हैं। और दोनों क्रुएलिटी, जैसे सास है, नंद है, जेठानी है, वो ताने मारती है रोज डेली, और उसको खाने में कमियां निकालना, पूरे दिन उसको टॉर्चर करते रहना, तो इससे लड़की का मेंटल बैलेंस बिगड़ सकता है। तो कोर्ट इस ग्राउंड पर उसको तलाक दे देती है। इनह्यूमिलेशन करना उसका, ठीक है, जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं, गर्म पानी दे देना, हाथ जला देना, या फिर परेशान करते रहना, वो सब चीज़ें इसमें आती है क्रुएलिटी में। मेंटल, फिजिकल दोनों आती हैं। अगर इसका उल्टा हो जाए, एक हस्बैंड को उसकी वाइफ रोज परेशान करती है डेली, मतलब वो हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं और कोई नहीं, और रोज उसकी वाइफ उसको क्रुएलिट कर रही है, मतलब उसको मेंटली टॉर्चर कर रही है, तो क्या हस्बैंड भी जा सकता है कोर्ट तलाक लेने के लिए? जी बिल्कुल। हाँ, जा सकता है, क्योंकि इक्वल ट्रीटमेंट बोला गया है लॉ के अंदर, जो ये जेंडर बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मैन वुमेन दोनों के लिए सेम ग्राउंड है तलाक लेने के लिए। तो मैन भी जा सकता है, वुमेन भी जा सकती है। अच्छा, अब ये मेंटल क्रुएलिटी, देखो फिजिकल तो आपको पता है, हाथ तोड़ देना, मार पिटाई करना, ठीक है। ये मेंटल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे हस्बैंड पर झूठे एलिगेशन लगाना, उसकी हाँ इजाजत के बगैर गर्भपात कराना। हाँ, तो ये होता है जैसे झूठे आरोप लगा देना हस्बैंड के ऊपर या वाइफ के ऊपर, झूठे आरोप लगाना बोलकर, ठीक है, या दहेज मांगना, ये भी मेंटल टॉर्चर ही होता है। या फिर जैसे अबॉर्ट कर देना हस्बैंड की मर्जी के बिना बच्चे को,
ये इसके अलावा हाँ, शराब, हस्बैंड रोज अगर शराब पी के घर आ रहा है और गाली गलौज कर रहा है तो वो भी मेंटल क्वालिटी में आ जाता है। ये हस्बैंड का कहीं पे अफेयर चल रहा है और वो रोज आके घर बता रहा है अपने अफेयर के बारे में, तो ये मेंटल क्वालिटी में आ जाता है। या हस्बैंड जो है अननेचुरल सेक्स कर रहा है वाइफ के साथ, तो ये मेंटल क्वालिटी में आ जाएगा। अब आगे अगला ग्राउंड डिसर्शन। डिसर्शन क्या होता है? परित्याग। परित्याग करना, छोड़ देना। ये परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है। कितने साल के डिसीजन के बाद केस फाइल किया जा सकता है कोर्ट में? 2 years। 2 साल। अगर 2 साल तक हस्बैंड वाइफ से अलग रह रहा हो या वाइफ हस्बैंड से अलग रह रही हो तो दोनों ही जा सकते हैं कोर्ट तलाक के लिए। कम से कम 2 साल का सेपरेशन पीरियड होना चाहिए और ये सेपरेशन परमानेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई हफ्ते में एक आध दिन आ जाता है हस्बैंड घर में 1 आध घंटे के लिए फिर चला जाता है, वो परमानेंट वो डिसीजन नहीं कहलाएगा। परमानेंट डिसीजन होना चाहिए। 2 साल तक बिल्कुल नहीं आना चाहिए तब। और साथ में हस्बैंड जो है अपने जो शादी से जुड़े हुए कर्तव्य है वही पूरा करने से मना कर दे, रिजेक्ट कर दे। जैसे बच्चों को खाना देना, पढ़ाई का खर्चा उठाना, घर में राशन देना, ये सब जिम्मेदारियां भी नहीं उठा रहा है। अगर कोई हस्बैंड है, मान लो वो फॉरेन गया है जॉब के सिलसिले में 3 साल के लिए, लेकिन वो अपने घर में पीछे से राशन पानी और बच्चों के एजुकेशन सबकी व्यवस्था कर रहा है, तो क्या वाइफ जा सकती है कोर्ट तलाक लेने? नहीं, तो फिर फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा है ना वो। तो नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि भाई वो अपनी जॉब के सिलसिले में बाहर है, ठीक है, वो वैसे नहीं गया उसको छोड़कर, तो वो परमानेंट डिसीजन नहीं कहलाएगा। अच्छा, कन्वर्जन। अगर मान लो हिंदू पति पत्नी में से किसी एक ने अपना धर्म बदल लिया और मुसलमान बन गए, तो क्या दूसरा व्यक्ति उसके साथ रहने के लिए मजबूर है? नहीं, वो तलाक ले No। सकता है। वो तलाक ले सकता है क्योंकि उसने शादी हिंदू से की थी, मुस्लिम से थोड़ा की थी। इंसैनिटी। इंसैनिटी मतलब पागलपन हो जाए, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, दौरे पड़ने लग जाए अचानक से, पागलपन हो जाए, इडियट हो जाए, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जान का खतरा हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी बीमारी लग जाना जो साथ रहने से, छूने से फैल सकती है, जैसे कोविड-19, एड्स या और की तरह की कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या कोई और डिसीज जो साथ रहने से फैल जाती है और जो डेंजरस हो सकती है लाइफ के लिए। ये खांसी जुकाम नहीं में तलाक मांगोगे तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये भी साथ रहने से फैल जाते हैं, लेकिन ये नहीं, खतरनाक डिसीज जैसे जान को खतरा हो। लिप्रेसी भी आता है इसमें। हाँ हाँ। अगर मान लो वो होता है स्किन डिसीज होती है ना, जो दाद खुजली उजली हो जाती है, वो होती कुष्ठ है। रोग। हाँ। अब है आपका ये रेनन्सिएशन। मान लो कि हस्बैंड या वाइफ सन्यासी बन जाए, भाई हम तो सन्यासी हो गए, हमने भगवान का नाम ले लिया और हमारा दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं है, और बीवी को भी बहन बोलने लगे, तो ऐसे आदमी के साथ वो रहना जरूरी थोड़ी ना है, फिर वो तलाक ले सकती है। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ मतलब घर से चला गया वो हस्बैंड या वाइफ और 7 साल तक उसे कोई खबर ना है, तो 7 साल के बाद उसको मरा मान लेती है कोर्ट और तलाक दे देती है। एक होता है म्यूचुअल कंसेंट। दोनों ने डिसाइड कर लिया कि भाई वो साथ रहने के लिए बने ही नहीं है एक दूसरे के, वो तो तलाक लेंगे, तो कोर्ट इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती, म्यूचुअल कंसेंट से तलाक दे देती है। लेकिन इसमें एक ही शर्त है, शादी के 1 साल के बाद म्यूचुअल कंसेंट से तलाक हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। तो उससे पहले क्यों नहीं हो सकता? 1 साल से पहले कोई भी कोर्ट ने रूल बना रखा है, 1 साल से पहले हम अप्लाई नहीं कर सकते हाँ, डिवोर्स मतलब के लिए। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है उसका, क्यों बना रखा है ऐसा रूल? जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें लिखा है 1 साल से पहले आप तलाक लेने के लिए कोर्ट नहीं आ सकते म्यूचुअल कंसेंट। उसका रूल ये है कि कोर्ट भी ये मानता है कि 2 अनजान लोग अगर साथ जीवन शुरू कर रहे हैं तो अप एंड डाउन, देखो 2 बर्तन साथ रहेंगे, खड़केंगे, थोड़े बहुत झगड़े भी होंगे, लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें अपने आप सेटल डाउन हो जाती हैं। तो इसलिए कम से कम 1 साल का टाइम देती है कोर्ट, या लॉ। कोर्ट नहीं देती टाइम, ये हमारा लॉ दे रहा है टाइम, हिंदू मैरिज एक्ट टाइम दे रहा है। तो इसलिए दे रहा है कि भाई 1 साल में क्या पता उनकी बनने लग जाए जो नहीं बन रही थी, क्योंकि 2 नए नए लोग हैं, इसलिए 1 साल का टाइम यहाँ पे रखा गया। तो ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स जो है आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें विपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती का केस आप जरूर कर लेना,
वो केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उस पर अलग से भी क्वेश्चन, मतलब इस नाम से क्वेश्चन बना के पूछ लेता है आपसे। अब आपका है कंसेप्शन ऑफ हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज को कब एक हिंदू मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है या सेक्रामेंट है, ये बताना है आपको। तो क्या है हिंदू मैरिज? मतलब सेक्रामेंट्स है, मतलब परंपराओं से जुड़ी हुई चीज, या फिर एक संस्कार कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ, संस्कार से जुड़ी हुई चीज या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट है। हिंदू मैरिज एक दोनों ही है। संस्कार है सर। हम्म, दोनों ही है सर। दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है मुस्लिम मैरिज, वहाँ पे दोनों जो पक्ष होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं, निकाह नामा जिसको कहते हैं, और दोनों कमिट करते हैं एक दूसरे की शर्तें के मानने के लिए, जिसमें वो मेहर की राशि देता है और बदले में जो औरत होती है उसके घर चलकर आ जाती है, जिसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए वो मेहर दिया जाता है। वो हो गया मुस्लिम मैरिज, वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आता है। लेकिन हिंदू मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ना होकर एक सेक्रामेंटल मैरिज है, मतलब संस्कार है उसके अंदर, जैसे 7 फेरे होना, कन्यादान होना, ठीक है, ये बताता है हमें 16 संस्कार, 7 जन्मों का बंधन, ऐसे बोला गया ना हमारे यहाँ पे कि ये तो 7 जन्मों का बंधन है हस्बैंड वाइफ का, तो इसलिए इसको सेक्रामेंटल मैरिज ज़्यादा बोला गया। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख देना कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ना होकर सेक्रामेंटल मैरिज है। इसके पीछे ये रीज़न है कि ये माना जाता है कि जो जोड़ियाँ हैं वो स्वर्ग में बनती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि वो क्या कहते हैं 7 फेरे होते हैं, कन्यादान होती है, और 4 गोट नाते बचाए जाते हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं बच्चों के लिए। और अगर हम लॉ की बात करें तो यहाँ पे एज बार लगा दी है लॉ ने तो केवल एक एज बार लगाई है ना, बाकी सब चीज़ तो हमने खुद डिसाइड कर रखी है। इसके अलावा प्रोहिबिटेड रिलेशन में शादी नहीं, जैसे मुस्लिमों में तो ये होता है मामा हुआ के बच्चों से भी शादी हो जाती है, लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ तो 4 गोटे नाते बचाए जाते। पहले तो पिंड में भी शादी नहीं, मतलब गांव में भी शादी नहीं होती थी, वो भी छोड़ा जाता था, लेकिन आजकल तो शहर आ गए हैं जब से लोग, तो हो जाती है, लेकिन वो 4 नाते गोते बचाने वाला सिस्टम तो अभी भी चल ही रहा है। तो ये हिंदू मैरिज का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब है हिंदू सक्सेशन एक्ट में अगर हम बात करें तो क्या फीमेल जो है उसको भी प्रॉपर्टी में अधिकार है लेने का हिस्सा? मतलब क्या महिला भी हिस्सा ले सकती है प्रॉपर्टी में? यस सर। यस सर। तो 2002 के बाद या 5, एग्जैक्ट मुझे भी डेट याद नहीं है, आप देख लेना क्रॉस वेरीफाई करके, उसके बाद एक चेंज हुआ है। पहले हिंदू मैरिज एक्ट में था 1955 में जब ये आया था, और 56 से जब ये लागू हुआ, सक्सेशन एक्ट इसके साथ आया, तो उसमें ये था कि वुमेन्स को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, सिर्फ लड़कों को मिलेगा हिस्सा। लेकिन फिर बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं या और तरह के जो केसेस आए, लड़कियों को जब हस्बैंड भी छोड़ देता है, फिर भाई माँ बाप की डेथ हो जाती है, तो उसको कोई सहारा देने वाला होता नहीं है, तो इस वजह से कोर्ट ने फिर इसके अंदर चेंज किया, और बाद में 2005 में हमने इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट कर दिए एक्ट के अंदर, हिंदू सक्सेशन, और महिलाओं को भी हिस्सा है प्रॉपर्टी में, मतलब पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का, दादा पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकते हैं। तो कितना परसेंट ले सकती हैं? इक्वल शेयर मिलेगा भाइयों के बराबर, या फिर उसमें कोई चेंजेस है? इक्वल कौन मिलेगा सर? इक्वल मिलेगा। अब ये इसमें भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदू कौन कौन है, मतलब वो जो हम हिस्से वाली बात कर रहे हैं इसके लिए भी डिसाइड होना चाहिए ना हिंदू कौन है। जैसे मैंने आपको याद होगा शुरू में बताया कि हिंदू तो कोई चीज़ है ही नहीं, हिंदू वो है जो इंडो वैलीज के आसपास जो लोग रहते थे, हिंदू घाटी सभ्यता वाले लोगों को धीरे धीरे हिंदू कहा जाने लगा। तो हिंदू अपने आप में कोई रिलीजन नहीं है, जो केवल पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं पाया जाता, केवल इंडिया में ही पाया जाता है हिंदू धर्म। बाकी सारे धर्म जो है, क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम है, पारसीज है, जैनीज हैं, ये सारे वर्ल्ड में है कहीं ना कहीं। जैसे जैन का भी ओरिजिन है, लेकिन हिंदुओं का कोई ओरिजिन नहीं। तो हिंदू केवल इंडिया के आसपास ही क्यों है, एशियन कॉन्टिनेंट में ही क्यों है? तो इसका एक रीज़न ये भी है कि हिंदू जो है वो हिंदू घाटी सभ्यता के लोग हैं, जो इंडो वैलीज के आसपास जो रहा करते थे, उनको धीरे धीरे कह के हिंदू कहने लगे। तो हिंदू में कौन कौन से लोग शामिल है? तो हमारा जो लॉ है वो कहता है बुद्धिस्ट, सिख, जैनी जो हैं वो हिंदू हैं। बुद्धिस्ट, सिख और जैनी ये लोग हिंदू कहलाते हैं, इनको हिंदू लॉ कवर करता है। तो इन सबको लीगल हायर से। अब मान लो कि एक महिला है, उसके हस्बैंड की पहले ही डेथ हो चुकी है, सारी प्रॉपर्टी हस्बैंड ने महिला के नाम कर दी वसीयत के थ्रू, लेकिन हस्बैंड जो महिला है उसकी डेथ हो गई बिना वसीयत छोड़े। अब उसकी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे?
अब उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा कैसे होगा? अगर वो वसीयत छोड़ के जाती तो भाई वसीयत में जिसको भी वो हिस्सा देती उसको मिल जाता, चाहे वो घर का होता है या बाहर का होता, लेकिन उसने वसीयत नहीं छोड़ी और उसकी मौत हो गई, डाइंग इंस्टेड, वो बिना वसीयत छोड़े मर गई। तो ऐसी महिला की प्रॉपर्टी को हम उसके लीगल हायर्स में बांटते हैं। लीगल हायर्स मतलब उसके जो वारिस हैं। तो वारिस भी 3 तरह के हैं, 4 तरह के हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो क्लास 1 में आते हैं उसके अपने बच्चे, जिसमें बेटा बेटी वो आएंगे। अगर हस्बैंड की डेथ हुई और हस्बैंड बिना वसीयत छोड़े मर गए तो वाइफ, वाइफ की डेथ हुई है तो हस्बैंड, ठीक है। अगर मान लो ना तो बेटा है ना बेटी है ना ना वो हस्बैंड है ना वाइफ है, ठीक है, तो फिर प्रॉपर्टी जाएगी उसकी माँ के पास, जो लड़की की माँ होगी उसके पास चली जाएगी। अगर माँ नहीं है तो माँ का जो बेटा होगा मतलब उसका भाई, उसके पास चली जाएगी, ठीक है। वैसे पिताजी के पास जाएगी, पहले माँ फिर पिताजी के जो बच्चे उनके पास। अगर इनमें से कोई नहीं है तो ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये पूरी लिस्ट है, क्लास 1 हायर, क्लास 2 हायर। जब क्लास 1 हायर में कोई भी नहीं बचा तो फिर प्रॉपर्टी क्लास 2 हायर्स में बढ़ जाती है। फिर अगर क्लास 2 हायर्स में कोई नहीं बचा तो एग्नेट्स में बढ़ जाती है, यानी कि क्लास 3 में बढ़ जाती है। और फिर लास्ट में कॉग्नेट्स आ जाते हैं, जो क्लास 4, जो खून के रिश्ते ढूंढे जाते हैं। मान लो परिवार में कोई नहीं बचा, सब लोग मर गए लेकिन प्रॉपर्टी है, तो फिर उसके ब्लड रिलेशन में लोग खोजे जाएंगे, उसके गांव का कोई मिल जाए जो उसके ब्लड रिलेशन में तो है, उसको प्रॉपर्टी दी जाएगी। तो ये कॉग्नेट एग्नेट यही होता है आपका। ये आपको ध्यान से याद करना है, क्लास 1 हायर, क्लास 2 हायर, क्लास 3 हायर, क्लास 4 हायर। ये आपको सक्सेशन एक्ट अगर करना है तो ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 हायर करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप हम देख लेते हैं और क्वेश्चन है। मिताक्षरा दया भागा तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मिताक्षरा दया भागा में आपको डिफरेंशिएशन लिखने के लिए आ सकता है, तो डिफरेंशिएशन ही इसका इस तरह से कर लेना। बाकी अगर लॉन्ग क्वेश्चन तो मैंने देखा नहीं वैसे 20 मार्क्स में कभी आते हुए, पर फिर भी आप कर लो इसका जितना डिटेल में इसका आंसर तैयार कर सकते हैं। अब ये बताओ, जो हमारा हिंदू अडॉप्शन एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट है ना हमारा, उसके अंदर कौन बच्चा अडॉप्ट कर सकता है? कौन है हु इज एलिजिबल फॉर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड? तो अडॉप्शन एक्ट ये कहता है कि जो भी व्यक्ति, ठीक है, 25 साल से ज़्यादा की एज का है वो अडॉप्शन कर सकता है, ठीक है, वो अडॉप्ट ले सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन रखिए, अगर वो किसी लड़की को अडॉप्शन करना चाहता है, गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहता है, तो हस्बैंड वाइफ होने दोनों जरूरी हैं। देखो बॉय चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए वो अकेला भी कर सकता है। अगर मान लो जैसे सुष्मिता सेन ने शादी नहीं की लेकिन उसने बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है ना, तो ऐसे वो अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन अगर कोई गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहता है और वो मेल है, चाहे उसकी एज कुछ भी है, तो उसके साथ उसकी बीवी का होना जरूरी है, तभी वो गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है। ये हमारा लॉ कहता है। तो हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट कहता है कि अगर किसी भी बच्चे को आप गोद लेना चाहते हैं तो 3-4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पहला, आपकी मतलब एज बार होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जो एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए, पहली बात तो आपके पास। फिर साउंड माइंड होनी चाहिए, मतलब आप दिमागी रूप से ठीक होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आप पागल हो पहले और किसी बच्चे की ज़िंदगी और ख़राब कर दें। फिर आपकी वाइफ होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ओवरलुक इफ द वाइफ इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग द कंसेंट। मान लो कि वाइफ दिमागी रूप से बीमार है या ठीक नहीं है, तो ये वो अपनी मर्जी नहीं दे सकती, तो उसकी मर्जी को एक रीजनेबल रीजन से सेटिस्फाइड माना जाएगा। मतलब जब वो मान लो वो बीमार है लेकिन हमेशा मान ली कभी वो ठीक हो जाती है, उस समय उससे पूछ के उसकी मर्जी ली जा सकती है। अगर मान लो एक आदमी की एक से ज़्यादा बीवी हैं तो कौन सी बीवी की मर्जी चलेगी गोद लेने के लिए? सभी बीवियों की मर्जी लेनी पड़ेगी। किसी एक बीवी ने मना कर दिया तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता है। वैसे हिंदुओं में तो एक ही बीवी होती है, पर फॉर एग्जांपल मान लो 2-4 बीवी हैं, एक की कंसेंट से दूसरी शादी कर रखी है, वो कंप्लेंट नहीं कर रही तो शादी चल भी रही है, तो वो यही मैंने आपको बता दिया था कि अगर वो फीमेल गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहते हैं तो सेक्शन 8 में कुछ रोक लगा रखी है, वो तभी कर सकते हैं जब उसकी वाइफ साथ में हो, या अगर औरत लेना चाहती है गर्ल चाइल्ड को अडॉप्शन में तो वो विधवा होनी चाहिए अगर हस्बैंड नहीं है तो।
या वो डाइवोर्स है तो भी ले सकती है गर्ल चाइल्ड को। गर्ल चाइल्ड के लिए कुछ कंडीशन इन्होंने लगा रखी हैं, बाकी अडॉप्शन में ऐसी कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है। अब क्या जो अडॉप्शन में बच्चा आ रहा है उसके लिए भी कुछ योग्यता है? देखो अडॉप्शन में ना कंसेंट ऑफ वाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक बीवी की रजामंदी क्यों जरूरी है बच्चे को गोद लेने के लिए, और कितनी जरूरी है, और इसकी 2-3 कंडीशन है, जैसे बीवी पागल हो, ठीक है, या फिर बीवी एक से ज़्यादा हो, 2-4 बीवियाँ हों, या फिर हस्बैंड वाइफ जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बीवी ठीक है, मतलब ये 2 शायद कंडीशन बनती है, और तो मुझे लग नहीं रहा कोई कंडीशन बनेगी। तो इसमें यह है कि बीवी की मर्जी हर कंडीशन में ज़रूरी है। जब तक बीवी मर्जी नहीं देगी तब तक वो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बच्चा अडॉप्शन के बाद दोनों का ही तो कहलाएगा, माँ का भी कहलाएगा, पिता का भी कहलाएगा। ऐसा ना खाली पिता अपने पास रख लेगा या खाली माता अपने पास रख लेगी। इसीलिए कंसेंट ऑफ वाइफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो हो गया अडॉप्शन। अब मान लो कि आपके घर में 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, लेकिन आप अपने बच्चों का ना ठीक से ध्यान नहीं रखते, या बीवी का ठीक से ध्यान नहीं रखते, बीवी परेशान रहती है, तो क्या उसके पास कोई कानूनी सहायता लेने का अधिकार है? तो उसके पास भी कानूनी सहायता लेने का अधिकार है, वो है एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1916। अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1916 ये कहता है कि अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड है, वेदर अ चाइल्ड, बॉय गर्ल और अ वाइफ, या एल्डरली पेरेंट्स जो बूढ़े माँ बाप हैं, अगर वो किसी के ऊपर भी डिपेंड है तो उनकी डिपेंडेंसी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है, जो मेंटेनेंस एक्ट में कवर्ड होता है। इसे कहते हैं एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1916 सेक्शन नंबर 3। ये कहता है कि एक व्यक्ति को एक मतलब प्रॉपर मेंटेनेंस देनी जरूरी है। फॉर एग्जांपल बच्चा, तो बच्चे के प्रॉपर मेंटेनेंस में खाने पीना हो गया, उसके कपड़े हो गए, और उसके स्कूल की पढ़ाई एजुकेशन वगैरह खर्चा हो गया, ये सब चीज़ें उसको मिलनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है देखो कि भाई उसको बड़े मॉल से कपड़े चाहिए, उसको हमेशा 5 स्टार होटल का ही खाना खाना है। मतलब बेसिक क्राइटेरिया में जो माना जाता है, बेसिक क्राइटेरिया, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा रहा है तो पढ़ा तो रहा है, तो वो ठीक है, वो अपने हिसाब से हैसियत के हिसाब से करेगा। अगर मान लो कि बूढ़े माँ बाप की केयर नहीं कर रहा बच्चा, उनका एक ही बेटा है और वो उसकी केयर नहीं कर रहा, तो उनके पास क्या राइट है, क्या अधिकार है, मेंटेनेंस एक्ट में क्या अधिकार है? वो कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, और कोर्ट जाके वो उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं, अपने बेटे से अपना खर्चा मांग सकते हैं। एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1916 के अंदर 1916 ये कहता है अगर वाइफ, चिल्ड्रन और एल्डरली पेरेंट्स जो डिपेंड हैं, अगर उनकी ठीक से केयर नहीं हो रही, उनकी बेसिक्स नेसेसिटीज़ जो है वो पूरी नहीं हो रही। देखो मतलब यहाँ पे शान शौकत वाली खर्चे की बात नहीं होगी, यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ की बात होगी, जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी चीज़ है, जो उसके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ है। मतलब उतना बेसिक स्ट्रक्चर मिलना चाहिए जो उसकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हो, उतना खर्चा उसको मिलना चाहिए। अगर उतना खर्चा भी नहीं मिल रहा तो वो कोर्ट जाके अपने मेंटेनेंस के लिए केस फाइल कर सकते हैं। अब एक वाइफ किस किस कंडीशन में मेंटेनेंस मांग सकती है? हमारे यहाँ पे एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी है 2005 में जो आया था। तो 2005 में जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था उसी के अंदर मेंटेनेंस के बारे में भी बात की गई है, और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी मेंटेनेंस के लिए बात कर रखी है वाइफ के लिए। तो वाइफ कब कब मांग सकती है? वाइफ मेंटेनेंस जब मांग सकती है जब बिना किसी रीजनेबल रीज़न के हस्बैंड ने अपनी वाइफ को अलग कर दिया हो, मतलब बिना किसी कारण के, उचित वजह के हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो भाई खर्चा दो, वाइफ थोड़ा ना कमाती है। या फिर हस्बैंड या हस्बैंड के घर वाले उसके ऊपर क्रुएलिटी कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं मेंटली फिजिकली, तब भी वो मेंटेनेंस मांग सकती है कि भाई मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मुझे मेरी मेंटेनेंस देते रहो, मैं अलग रहूँगी। या फिर डाइवोर्स केस अभी पेंडिंग है, उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, तो वकील का खर्चा, केस का खर्चा और अपना खर्चा वो ले सकती है। या फिर हस्बैंड किसी रखेल को घर में ला के रख ले, मिस्ट्रेस को घर में ला के रख ले, तो वाइफ कहेगी मुझे तुम्हारे साथ ही नहीं रहना, मुझे अलग घर दे दो, मैं अलग घर में रहूँगी और मेरा खर्चा सारा तुम उठाओगे। या फिर वाइफ या हस्बैंड अपना रिलीजन चेंज कर ले, अपना धर्म परिवर्तन कर ले, तो कहेगी मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम तो हिंदू थोड़ा ना मुसलमान बन गए, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है और मुझे मेरा खर्चा दे दो। जैसे धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म अपना लिया था,
तो उसकी फर्स्ट वाइफ जो थी वो ये कह सकती थी कि भाई मैंने हिंदू से शादी की थी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुस्लिम के साथ नहीं रहना, आप मेरा खर्चा देते रहे करो हर महीने और अलग रहो। तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। तो वाइफ इस कंडीशन में जो है खर्चा मांग सकती है। अब वाइफ खर्चा कब नहीं मांग सकती, ये तो मांग सकती है, अब कब नहीं मांग सकती? तो हिंदू वाइफ है, मेंटेनेंस नहीं मांगेगी, कब नहीं मांगेगी बताइए, कब नहीं मांगेगी? वो दोबारा शादी कर ले। नहीं, दोबारा शादी कर लेगी तो वो तो बाद में करेगी जब डाइवोर्स हो जाएगा, अभी तो डाइवोर्स नहीं हुआ ना। अगर मान उसने लो, सर कहीं एडल्ट्री रिलेशन बना लिया है तो हाँ, कहीं पे उसने इलीगल सेक्सुअल रिलेशन बना ली है, किसी गैर मर्द के साथ में रहना शुरू कर दिया, तो फिर वो खर्चा नहीं मांग सकती। या उसकी खुद की इतनी आमदनी या इनकम तैयार हो गई, फॉर एग्जांपल मान लो डाइवोर्स का केस चल रहा था या डाइवोर्स हो गया, उसके बाद वो कहीं नौकरी करने लग गई और उसकी खुद की इतनी सैलरी आने लग गई कि उसका खर्चा उस सैलरी से चल सकता है, तो भी वो हस्बैंड जो है इसका क्लेम कर सकता है कि भाई इसकी खुद की सैलरी आ गई है, मेरे पैसे की कोई इसको जरूरत नहीं है, तो भी खर्चा बंद हो जाएगा, खर्चा नहीं देगी कोर्ट। ठीक है। या फिर एक बार में हस्बैंड एक से ज़्यादा बीवियों के साथ रह रहा है, ठीक है, तो जो सेकंड मैरिज वाली वाइफ होती है ना, वो खर्चा नहीं मांग सकती, क्योंकि वो पहली बीवी होते हुए भी उसके साथ रह रही है, दूसरी शादी कर लेती है, उसको पता है कि इसकी पहली बीवी है, फिर भी वो शादी करती है, तो ये नहीं है वो फिर बाद में खर्चा मांगने लगेगी, वो खर्चा नहीं मांग सकती। सेकंड वाइफ कभी भी खर्चा नहीं मांग सकती, सेकंड वाइफ, थर्ड वाइफ, जितनी वाइफ हो वो कोई खर्चा नहीं मांग सकती। मैरिज वॉइड हो जाएगी ना, हाँ। मैरिज में तो कुछ बनता ही नहीं है। हाँ हाँ। अब अगर कोई विधवा बहू है तो क्या अपने ससुर से खर्चा मांग सकती है? हाँ जी, मांग सकती है। मान लो कि हस्बैंड की डेथ हो गई और बहू डिपेंड हो गई फैमिली के ऊपर, अब वो अपने ससुर से खर्चा मांग सकती है। क्यों मांग सकती है? क्योंकि उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो उसी फैमिली में शादी होके आई थी, तो उसका एक तो उस घर में रहने का अधिकार है, जिस जिस प्रॉपर्टी में वो शादी होके आती है उसमें उसको कोई नहीं निकाल सकता उस घर से, जिस घर में वो शादी होके आती है, तो उस प्रॉपर्टी में उसका उतना हिस्सा है कि जितने में वो रह सके आराम से, उतना हिस्सा वो लेगी प्रॉपर्टी के अंदर। दूसरा, उसका जो खर्चा होगा, खाने का, पीने का, रहने का, बच्चों की पढ़ाई का, वो सारा उसके ससुर को उठाना पड़ेगा, फादर इन लॉ को। ऐसे ही बूढ़े माँ बाप की अगर हम बात करें, अगर बूढ़े माँ बाप के पास अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल उनकी पेंशन आ रही है 30,000 रुपये, गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हो, हर महीने 30,000 40,000 रुपये पेंशन आ रही है, फिर उनको कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगी क्योंकि उनके पास अपना सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन अगर उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो फिर उनके खाने का, पीने का, रहने का और उसका हॉस्पिटल का, हेल्थ का खर्चा जो है वो बेटे को देना ही पड़ेगा, चाहे एक बेटा हो चाहे दो हो, उनमें इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आपका मेंटेनेंस एक्ट हो गया जो मैंने कवर कर दिया। इसी तरह से बच्चों के लिए भी है। मान लो कि एक पेरेंट्स की ड्यूटी है कि अपने बच्चे को एजुकेशन दें और पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को पढ़ा नहीं रहे, तो बच्चे भी कोर्ट में जाके अपना राइट टू एजुकेशन मांग सकते हैं, बोल सकते हैं, और कोर्ट इस चीज़ के लिए उसके ऊपर खर्चा लगा सकती है। तो ये करीब करीब मैंने आपको मेंटेनेंस एक्ट लगभग बता ही दिया है। देखो, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट ही पढ़ेंगे हम अभी इसके अंदर, बाकी हमारा अभी सिलेबस से बाहर ही है। अब एक विधवा जो है, वो तो मैंने वो बता दिया ना, एक विधवा अपने ससुर से खर्चा मांग सकती है कि नहीं मांग सकती, वो तो बता दी। और तो मुझे लग नहीं रहा कोई क्वेश्चन बचा है। जो गार्जियनशिप होती है, ये जो है ना माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, जब कोर्ट गार्जियन अपॉइंट करती है, कोर्ट कहती है कि भाई आपका गार्जियन कौन होगा जो आपको देखभाल करेगा, वो तो गार्जियन जो है तो नेचुरल गार्जियन होता है। जो नेचुरल गार्जियन है वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने उसको जन्म दिया, माता या पिताजी, बायोलॉजिकल पेरेंट्स। फिर टेस्टिमेटरी गार्जियन होते हैं जो किसी वसीयत के थ्रू गार्जियन बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति बहुत बीमार था, उसको पता था मैं ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा और मेरी वाइफ पहले ही मर चुकी है, तो उसने अपने बच्चों के लिए एक वसीयत कर दी कि भाई मेरे मरने के बाद मेरा जो छोटा भाई है वो मेरे बच्चों की देखभाल करेगा, मेरी प्रॉपर्टी को देखेगा जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाएंगे तब तक, उसके बाद प्रॉपर्टी बच्चों के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो वो टेस्टिमेटरी गार्जियन है। किसी कंडीशन के अंदर कोर्ट भी गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 आया, कोरोना हो गया, फैमिली को माता पिता दोनों मर गए, बच्चे अकेले बच गए, ना तो माँ बाप को पास इतना टाइम था कि वो कोई टेस्टिमेटरी गार्जियन बनाए, नेचुरल गार्जियन कोई बचा नहीं, तो इस कंडीशन में कोर्ट उनके लिए गार्जियन अपॉइंट कर देती है।
और इसकी सुपरवाइजरी कौन करती है? इसकी सुपरवाइजरी कोर्ट ही करती है। कोर्ट फिर पूरी देखरेख के अंदर इस तरह में गार्जियन अपॉइंट करती है। तो गार्जियन कौन होता है? गार्जियन वो व्यक्ति है जो उसकी हर तरह के नेसेसिटीज़ को पूरा करता है, उसके पढ़ाई लिखाई हर तरह के खर्चे को उठाता है। एक टेस्टिमेटरी गार्जियन और एक नेचुरल गार्जियन में क्या फ़र्क है? बायोलॉजिकल होता है, वो किया जाता है। जो रियल माँ बाप होते हैं वो उनके ऊपर कोई रोक नहीं होती, वो बच्चे को कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन टेस्टिमेटरी गार्जियन पे कुछ कंडीशंस होती हैं जो लगाई जाती हैं, उसी कंडीशंस में उसको काम करना होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, नेचुरल गार्जियन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा डी फैक्टो गार्जियन भी एक होता है। डी फैक्टो गार्जियन जो सेक्शन 11 में बताया गया है। तो डी फैक्टो गार्जियन कौन होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कोरोना में माँ बाप मर गए, तो सबसे ज़्यादा जो क्लोज रिलेटिव होता है, जो उस परिवार का सबसे पहला रिश्तेदार होता है, वो उसका डी फैक्टो गार्जियन हो जाता है, जिसको लॉ कहता है कि भाई अब आपकी फैमिली में आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ गई, अब आप संभालो, इसके परिवार की देख रेख करो। इसे कहते हैं डी फैक्टो गार्जियन। ये हमारा गार्जियनशिप एक्ट भी हो गया। अच्छा, कभी कोर्ट को अगर गार्जियन अपॉइंट करना होता है तो उसका क्या प्रोसेस है? कोर्ट दो तरह से गार्जियन अपॉइंट करती है। एक, बच्चा जिसके लिए गार्जियन अपॉइंट हो रहा है या एल्डरली पेरेंट्स जिनके लिए गार्जियन अपॉइंट हो रहा है, वो खुद कोर्ट में जाए एप्लीकेशन लगा दे, या कई बार कोर्ट जो होती है स्वयं ऑटो एक्शन से भी ले लेती है। मतलब कोर्ट को कहीं से पता लग जाए या कोई कोर्ट को इन्फॉर्म कर दे तो कोर्ट उसको खुद भी बुला लेती है और उनके गार्जियन अपॉइंट कर देती है। या फिर पुलिस या फिर कोई सोशल वर्कर, कोई एनजीओ इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें कोर्ट तक, तो कोर्ट वहाँ पर भी खुद ही स्वतः संज्ञान लेकर गार्जियन अपॉइंट कर देती है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका हिंदू एक्ट। आप इसके अंदर कुछ आपके डाउट है तो पूछ लें। सही, केसेस के आगे AIR लिखा हो, क्या उसका फुल फॉर्म क्या होती है? AIR वैसे एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, वैसे शायद इसकी ऑल इंडिया रिकॉर्ड होता है। सारे में IPC लिखा होता है, सुप्रीम कोर्ट में पहले लिखा था ना, केस लॉ के आगे, मैंने इनके आगे लिखा था हाँ, AIR। AIR लिखा होता है, मैंने कभी ध्यान दिया नहीं उसके जो डेफिनेशन, पर शायद ऑल इंडिया रिकॉर्ड है ये। तो इसी के साथ हमारी ये वाली हिंदू लॉ की क्लास खत्म है। और कोई आपके डाउट है तो वो जरूर